थैंक यू। कल हाँ ओके, कल हम लोगों ने ज्योग्राफी की इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी। इंट्रोडक्टरी क्लास परिचयात्मक क्लास। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी की इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक क्लास ली थी। उसमें देखा था कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। किसके लिए, किसके मुताबिक? यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम, इनके मुताबिक देखा था। इन एग्जाम्स के मुताबिक ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है, उसी अनुसार हम लोग एक एक टॉपिक को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। राइट? बिना सिलेबस के कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। ज्योग्राफी आपको 6 से स्टार्ट हो जाती है, 6 क्लास तक, और पीएचडी भी होती है ज्योग्राफी में। तो हम यूपीएससी के लिए क्या पढ़ेंगे, ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस में बताया, यूपीपीसीएस ने भी सिलेबस में बताया, और यूपीएससी यूपीपीसीएस का सिलेबस सेम है, प्री और मेंस का। तो अब हमने कल देखा था कि भूगोल को हम्बोल्ट एंड लिटर ने क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में बांटा था। प्रादेशिक भूगोल में फिर से उन्होंने क्रमबद्ध भूगोल को भौतिक भूगोल में बांटा था और मानव भूगोल में बांटा था। भौतिक भूगोल के 5 पार्ट थे: भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल एंड लास्ट में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें मैंने बताया था कि ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीटी के लिए। और भू आकृति विज्ञान में मेंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। फिर हमने बताया था कि मानव भूगोल को अगेन डिवाइड किया गया था आर्थिक भूगोल में और सामाजिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल को अगेन डिवाइड किया गया था प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि, R&D, संसाधन। सामाजिक भूगोल को
जनसंख्या भूगोल, क्या भूगोल, बस्ती भूगोल, बस्ती भूगोल, जनजाति भूगोल, शरणार्थी समस्या आदि में बांटा गया था। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। प्रादेशिक भूगोल को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। विश्व का प्रादेशिक भूगोल एंड भारत का प्रादेशिक भूगोल। हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल से अब कंटिन्यू करेंगे आगे। इसे हम विश्व की मैपिंग में पढ़ रहे हैं। विश्व की मैपिंग, विश्व की मैपिंग कहाँ से स्टार्ट किए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किए हैं। आज का हमारा आप ऑस्ट्रेलिया से विश्व की मैपिंग को हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया से विश्व की मैपिंग को पढ़ेंगे, राइट। हमने कल ये भी बताया था कि क्या क्या सोर्स लेने हैं, क्या क्या हमें विश्व की मैपिंग में, वर्ल्ड मैपिंग में क्या क्या हमें सोर्स लेने। तो बताया था ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ब्लैक स्वॉन का एटलस एंड 6, 7 एंड 8 की ओल्ड एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है। उसमें बहुत अच्छे से सभी महाद्वीपों के बारे में छोटा चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उससे हमारा बेसिक क्लियर होगा। और फिर जीसी लियोंग की सेकेंड पार्ट बताए थे, उस बुक को पढ़ लेना है। मैपिंग से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय कैसे? मैपिंग से पहले कुछ कॉन्सेप्ट का सामान्य परिचय हम देखेंगे, ताकि जो ये मेरी पृथ्वी है, जो आज हमें दिखती है ऐसे, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कुछ दिखती है आज की पृथ्वी। विश्व का मैप है, ये बीच में ये सब महासागर हैं। ये अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक प्रदेश है इधर। ऐसे ये इस तरीके से कुछ मिल जाएगा आके। इसको देखिए, इसको देखिए, ये है पूरी पृथ्वी, ये है पूरी पृथ्वी। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये देखिए इंडिया है, ये अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, और ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडोनेशिया, इधर सब द्वीप हैं साउथ ईस्ट एशियन के। फिर से ये प्रशांत महासागर पूरा, फिर देखिए आ गया अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ऐसे तो ये पृथ्वी आज जैसी है वैसी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कैसे ये पृथ्वी बनी यहाँ तक, फिर देखेंगे कि हम ये महाद्वीप कैसे आए, महासागर आज कैसे बने। इसके बाद मैपिंग स्टार्ट करेंगे, महाद्वीपों के बारे में बताएंगे।
तो हम पहले देखते हैं कि कैसे बनी पृथ्वी, उसके बारे में हम समझते हैं। सामान्य परिचय बहुत हल्के हल्के बताएंगे, भू आकृति विज्ञान में जब पढ़ाएंगे तब इसे पूरी डिटेल में बताएंगे। अभी बहुत इतना बताया जाएगा कि आपको मैपिंग के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना चीज़ें समझ में आ जाएं। राइट। तो सामान्य परिचय मैपिंग का लेंगे, अगर जो सामान्य चीज़ें, ताकि सब समझ में आए। वो मैपिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। बिग बैंग सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसे भू आकृति विज्ञान में ज़्यादा पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान में जो भौतिक भूगोल का पार्ट था, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, उस समय इसे डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे देखें, बहुत थोड़ा इसे अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में, ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में सबसे जो, अगर ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उससे संबंधित कई कॉन्सेप्ट हैं, कई कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। महा, बिग माने बड़ा, बड़ा या महा, बैंग माने विस्फोट, विस्फोट, थ्योरी मीन्स सिद्धांत। ये हो गई इसकी हिंदी। तो ये क्या हो गया हिंदी में? महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट, विस्फोट सिद्धांत, सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, ये हो गई इसकी हिंदी। बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण में सर्वमान्य कॉन्सेप्ट है, और हमारी पृथ्वी भी ब्रह्मांड में आती है। तो इसलिए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जानने के लिए, पृथ्वी के निर्माण के जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसे बिग बैंग सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। इनके बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग महा या महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का टोटल द्रव्यमान एक बिंदु पर संकुचित होने लगा। एक बिंदु पर संकुचित होने लगा। जॉर्ज लेमेंटियर ने अपने बिग बैंग सिद्धांत में बताया कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड का टोटल द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर संकुचित होने लगा। ये इतना ज़्यादा संकुचित हुआ, जब ज़्यादा संकुचन होगा, जब ज़्यादा सिकुड़ेगा,
तो जब कोई चीज़ ज़्यादा सिकुड़ती है तो जब दाब पड़ता है, सिकुड़ने लगती है, तो उसका ताप बढ़ेगा। सिकुड़ने से, सिकुड़ने या संकुचन से ताप इंक्रीज होता है, ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। जैसे घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब संकुचन होगा तो आयतन कम होगा। जब ये क्वांटिटी कम होगी तो ऑटोमेटिक घनत्व कम हो जाएगा। तो जॉन लिमेंटियर ने बताया कि जब 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का टोटल द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर सिकुड़ने लगा तो ताप, वहां पर ताप एंड घनत्व, ताप एवं घनत्व काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। इतना ज्यादा अनंत तक उन्होंने बताया सिकुड़ने लगा, इतना ज्यादा सिकुड़ा, इतना ज्यादा संकुचन हुआ कि ताप और घनत्व बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें फिर महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट, महाविस्फोट, विस्फोट, बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। जब महाविस्फोट हुआ तब लिमेंटियर ने बताया कि महाविस्फोट के बाद सब द्रव्यमान फैलने लगा, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इस फैले हुए द्रव्यमान को नेबुला कहा गया। नेबुला, इंग्लिश में NEBULA, नेबुला कहा गया। इस द्रव्यमान को नेबुला कहा गया। इस बिखरे हुए द्रव्यमान को, फैले हुए द्रव्यमान को नेबुला कहा गया। नेबुला को हिंदी में निहारिका भी कहते हैं। नेबुला को हिंदी में निहारिका कहते हैं, निहारिका। इस नेबुला में, ये नेबुला ऐसे समझो आप, ये धूल के बादल थे, धूल के कच्चे बादल, इन्हें धूल के कच्चे बादल भी कहते हैं, धूल के बादल टाइप में थे। इस नेबुला में हजारों तत्व थे, हजारों तत्व थे, गैस थी। इन तत्व और गैस में रासायनिक अभिक्रिया हुई, इन तत्व और गैस में रासायनिक अभिक्रिया होने लगी, इन तत्व एवं गैस में रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, इन तत्व एवं गैस में रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिससे अगेन नए प्रकार के तत्व, गैस एंड यौगिक बने, यौगिक बने। यौगिक मीन इंग्लिश में कंपाउंड, कंपाउंड। इसमें नए प्रकार के तत्व और यौगिक बने। इन जो नेबुला से ही, या नेबुला के तत्वों से, गैस से, धूल के बादल से हमारे सूर्य या अन्य तारे भी बने। तो हमारा सूर्य बना लगभग 6.5 अरब वर्ष पूर्व, इसी नेबुला के मटेरियल से 6.5 अरब वर्ष पूर्व।
सूर्य का निर्माण हुआ, हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। इस सूर्य में परिक्रमण एवं घूर्णन गति आरंभ हुई। अच्छा, परिक्रमण क्या है? रिवोल्यूशन और घूर्णन क्या है? रोटेशन। परिक्रमण जब कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाए, उसे कहते हैं परिक्रमण। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट करे, उसे कहते हैं घूर्णन। जैसे लट्टू, ये पृथ्वी है, इसकी एक्सिस ये है, इसके अपनी एक्सिस पर ये घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। लेकिन मान लो ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, जब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी तब हो गया रोटेशन, उसे कहते हैं परिक्रमण। तो सूर्य में ये दोनों गतियां प्रारंभ हुई। सूर्य का निर्माण कब हुआ? 6.5 अरब वर्ष पूर्व। किससे हुआ? नेबुला से। अच्छा, सूर्य में ये गतियां क्यों प्रारंभ हुई? बात ये है, निर्माण तो नेबुला से हो गया, ये गतियां क्यों प्रारंभ हुई, इसका हम उत्तर देखते हैं। सूर्य का निर्माण 6.5 अरब वर्ष पूर्व हो गया और इसमें परिक्रमण एवं घूर्णन दो गतियां प्रारंभ हुई। ये गतियां कहाँ से आई? तो ये गतियां आई, जो नेबुला था, नेबुला में 4 प्रकार के घटक सक्रिय हुए। 4 घटक कंपोनेंट या 4 प्रकार के फोर्स सक्रिय हुए। फर्स्ट फोर्स था, इसमें कमजोर नाभिक बने, कमजोर नाभिक के केंद्र बने। एक तो ये हुआ। 4 चीजें नेबुला में शुरू, जब नेबुला बना, बिग बैंग महाविस्फोट के बाद जब नेबुला बना, तो उसमें 4 कंपोनेंट और सक्रिय हुए। 4 चीजें और 4 घटनाएं और हुई। क्या हुआ? कमजोर नाभिक बनने चालू हुए। दूसरा, मजबूत नाभिक बने। तीसरा, विद्युत बल जनरेट हुए। विद्युत चुंबकीय बल जनरेट हुए। और चौथा, गुरुत्वीय बल। अब देखते हैं नाभिक क्या है, कमजोर नाभिक या मजबूत नाभिक, ये क्या है? ये है नाभिक मतलब कोई भी केंद्र, सेंटर पे, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। यही रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी परमाणु होगा, उसके केंद्र में नाभिक होगा, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। तो ये हम लोगों ने 6 लेके 12 तक साइंस में ये पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि ये नाभिक होता है, नाभिक के आसपास
इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार से यहाँ भी नेबुला में भी कुछ वीक नाभिक बने जो आसानी से टूट जाते, और कुछ मजबूत नाभिक बने, केंद्र बने जो आसानी से टूटे नहीं थे। तो ये दो प्रकार के बने। फिर कहें कि विद्युत चुंबकीय बल बना। विद्युत मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या धारा मूव करती हो, धारा या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जैसे हमारे इस बिजली के तारों में क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो वो उससे जो बल पैदा होता है उसे विद्युत बल कहते हैं। और चुंबकीय बल मैग्नेट से पैदा होता है। चुंबकीय तो विद्युत और चुंबकीय बल दोनों इन नेबुलाओं में क्रिएट हुए। और गुरुत्वीय बल, ब्रह्मांड में कोई भी पिंड रखा हुआ है उनके बीच गुरुत्वीय बल लगता है। यहाँ तक कि दो कुर्सी रखी, इनके बीच भी गुरुत्वीय बल लग रहा है, लेकिन बहुत कमजोर होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच भी, ये सूर्य मान लो और ये पृथ्वी है, तो इनके बीच भी गुरुत्वीय बल लग रहा है। जिसमें मास होगा उसमें गुरुत्वीय बल जरूर होगा। और विद्युत चुंबकीय बल कहाँ होगा, जहाँ पे चार्ज होगा। जिसके अंदर चार्ज होगा वहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल जरूर क्रिएट होगा। तो बताया गया कि ये चार बल नेबुला में क्रिएट हुए प्राकृतिक रूप से। इन्हीं ने परिक्रमण एवं घूर्णन जैसी गतियों को जन्म दिया। किनके अंदर, तारों के अंदर, सूर्य के अंदर भी इन्हीं ने परिक्रमण एवं घूर्णन जैसी गतियों को जन्म दिया। अब सूर्य का निर्माण हो गया, उसमें परिक्रमण और घूर्णन जैसी गतियां भी प्रारंभ हो गईं। अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब आगे क्या होगा, सूर्य का निर्माण हो गया, सूर्य का निर्माण हो गया। अब सूर्य मान लो ये है, इसमें घूर्णन गति आई, ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करने लगा तेजी के साथ, ऐसे मूव करने लगा अपने एक्सिस में तेजी से। तो आप देखे होंगे कि जब किसी भी प्लेट को मान लो हम लोग ऐसे झूला, या मान लो जहाँ हम झूले होंगे मेला में वगैरह वगैरह जगहों में, झूला में क्या है, हम लोग इधर बैठते हैं ऐसे, तो बाहर की ओर भी बल लगने लगता है, बाहर की ओर ऐसा लगता है हम बाहर की ओर गिर जाएंगे। ऐसे किसी प्लेट या थाली को तेजी से घुमाएं, उसके बीच कोई लकड़ी डाल के या लोहे की रॉड डाल के, तो प्लेट या थाली पे रखी हुई चीज़ें बाहर की ओर गिर जाती हैं, ऐसे दूर गिरती हैं जाके। क्यों? ये होता है केंद्रा प्रसारी बल, इसी को कहते हैं केंद्र प्रसारी बल। केंद्र से बाहर की ओर फेंकेगा। तो जब सूर्य घूम रहा था, तेजी से घूम रहा था, तो इस पे भी केंद्र प्रसारी बल लगा, केंद्र प्रसारी बल लगा। केंद्र प्रसारी बल लगने से इसका थोड़ा सा द्रव्यमान छिटक गया, ये द्रव्यमान इससे बाहर निकल गया, द्रव्यमान इसका कुछ बाहर निकल गया। ये द्रव्यमान कैसा था? तस्तरी नुमा, प्लेट के जैसा तस्तरी नुमा था। अब इसमें भी गति थी, ये भी घूम रहा था तेजी से, तो ये टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगा। यही बाद में टूट गया। इसी से बने ग्रह, उपग्रह एवं अदर पिंड। तो ये क्या बन गया? मार्स
नहीं, मरकरी मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, ये ग्रह 8 ग्रह निर्मित हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह निर्मित हो गए। यम भी था पहले ग्रह, लेकिन वो ग्रहों की कंडीशन को फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो बुध, शुक्र, तो बुध क्या क्या, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह निर्मित हुए। तो अब हमें क्या पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो इसी को पकड़ के चलते हैं आगे, हम इसी को पकड़ के चलते हैं, पृथ्वी का ही हमें अध्ययन करना है। तो पृथ्वी को हम देखते हैं कि पृथ्वी में क्या हुआ, कैसे हुआ आगे। जब सूर्य से तस्तरी नुमा पदार्थ अलग हुआ, किस कारण, उसकी घूर्णन गति के कारण वो अलग हुआ, तो उससे फिर बना सब ग्रह, उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह बना। ये गैसियस फॉर्म में था, धीरे धीरे ये फिर ठंडा हुआ, शीतलन की प्रक्रिया आरंभ हुई इसमें। जब शीतलन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो ये पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो गैस से लिक्विड देन सॉलिड, मतलब ठोस, द्रव, फिर ठोस, इस अवस्था में आई। तो जब ये धीरे धीरे ठोस हो रही थी, ठंडी हो रही थी, शीतलन इसका हो रहा था, तो क्या हुआ, ये मान लो पृथ्वी है, अब ये ठंडी होने स्टार्ट हुई। इस तस्तरी नुमा जो पदार्थ अलग हुआ था सूर्य से, ये सूर्य है, तो इससे जब तस्तरी नुमा पदार्थ अलग हुआ तो उसमें से पृथ्वी भी एक बनी। तो पृथ्वी फिर धीरे धीरे, ये तो बहुत गर्म था, सूर्य से अलग हुआ था, फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट हुई। तो ठंडे होने के क्रम में इसका ऊपर का भाग, जो पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर थी मलाई जैसी, वो क्या है, धीरे धीरे ठोस होने लगी। जब ठोस होने लगी तो क्या हुआ, जो कम घनत्व का चट्टानें थीं, जो कम घनत्व की चट्टानें थीं, वो ऊपर आ गईं, और जो ज़्यादा घनत्व की चट्टानें थीं, वो पृथ्वी की केंद्र की ओर डूबने लगीं। कम घनत्व वाली पृथ्वी के सरफेस पे आने लगी, और ज़्यादा घनत्व वाली अंदर की ओर जाने लगी। अधिक घनत्व वाली। ऐसा क्यों होता है? आप देखो, पानी में फोम तैरने लगेगा क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, लेकिन लोहा डूब जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी हुआ कि ये देखो, वाटर में मान लो कोई प्लास्टिक डालो तो वो तैरने लगेगी, प्लास्टिक की बोतल, लेकिन लोहे की बोतल डालो तो क्या, वो डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी लोहे की बोतल।
क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है लोहे की बोतल का, वो भारी है, और प्लास्टिक की बोतल हल्की है, उसका घनत्व कम है। ऐसे कम घनत्व वाली पृथ्वी के सरफेस पे आ गई, ऊपर आ गई चट्टानें, और जो अधिक घनत्व वाली है नीचे चली गई। तो इसीलिए पृथ्वी के सरफेस से नीचे की ओर जाने पे घनत्व बढ़ता है, बढ़ा हुआ घनत्व मिलता है। और जब पृथ्वी से नीचे की ओर जाएंगे तो इन ऊपर वाली चट्टानों का दाब पड़ेगा, तो फिर दाब भी बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा, किसी को दबाओगे तो फिर ताप भी बढ़ा मिलता है। तो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जब जाएंगे तो ये तीनों चीजें घनत्व, ताप एवं दाब बढ़ा हुआ मिलता है। तो शीतलन की प्रक्रिया में, पृथ्वी की शीतलन की प्रक्रिया में पृथ्वी का भूपृष्ठ का निर्माण हुआ, पृथ्वी का भूपृष्ठ का निर्माण हुआ। देखते हैं कैसे, क्या क्या बना पृथ्वी में। ये मान लो पृथ्वी है हमारी, ये पतली पतली पृथ्वी की भूपृष्ठ बन गई, ये ग्रीन कलर की है जो, ये भूपृष्ठ पृथ्वी की बन गई। फिर ये कोर बना, और ये वाला पार्ट कहा गया मेंटल, प्रवर, हिंदी में इसे कहते हैं प्रवर। ये क्या है? ये भूपृष्ठ, भूपृष्ठ, या इसे कहते हैं भू पर पट्टी, इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? मेंटल का निर्माण हुआ। मेंटल सेमी मोल्टन स्टेज में, सेमी मोल्टन, मोल्टन स्टेट, अर्ध ठोस अवस्था में। ये जेल टाइप में है, जैसे टॉफी जेल वाली टॉफी आती वैसे ही है। इसे ग्लासी ठोस भी कहते हैं, ग्लासी ठोस, ग्लासी ठोस। पूरी तरीके से ठोस नहीं हुआ है, अभी कुछ कुछ इसमें लिक्विड वाले गुण हैं। तो ये जेल वाली जो टॉफी होती उसके जैसा ये मेंटल उस स्टेट में है, और ये भूपृष्ठ ठोस स्टेट में है। ऐसे ही कोर भी ठोस है और तरल भी है, आउटर कोर, इनर कोर। वो जब भू आकृति विज्ञान में आएंगे तब अच्छे से ये बात कॉन्सेप्ट बताएंगे। मेंटल के भी कई पार्ट हैं, कोर के भी 2 भाग हैं, भूपृष्ठ के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं। क्या? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। क्रस्ट मतलब भूपृष्ठ या भूपटपटी, महाद्वीपीय क्रस्ट एवं महासागरीय क्रस्ट। अब देखते हैं कि महासागरीय या महाद्वीपीय क्रस्ट कैसी हैं। महाद्वीपीय या महासागरीय, ये जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ या क्रस्ट या क्रस्ट, ये इसमें 2 है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय, महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, ये 2 प्रकार की हैं। ये मान लो
ये तुम्हारी पृथ्वी है, तो ये भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ है, ये भूपृष्ठ है। तो इसमें कुछ इतना हिस्सा मान लो महाद्वीपीय कृष्ण का है, इतना हिस्सा मान लो महासागरीय कृष्ण का है। ऐसे ऐसे ये बटी हुई है पूरा। ये भू आकृति विज्ञान में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अभी के लिए थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि महासागरीय, जैसे मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है, उसके नीचे ये हो गया महासागरीय नितल, महासागरीय नितल, नितल ओशियनिक, ओशियन बॉटम, बॉटम ओशियन बॉटम, ये हो गया महासागरीय नितल। यहाँ ये समुद्री जल है, समुद्री जल है, उसके नीचे जमीन प्राप्त होने लगती, इसी को महासागरीय नितल कहते हैं। तो इसके नीचे जो भी जमीन है वही है महासागरीय कृष्ण, महासागरीय कृष्ण। महासागरीय कृष्ण जब और नीचे जाएंगे तो ये पिघली अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। क्यों पिघली हुई अवस्था में है? क्योंकि नीचे जाने पे अभी आपको मैंने बताया कि ताप बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। तो जब ताप बढ़ेगा तो चट्टानें नीचे अपने मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेंगी, चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेंगी तो पिघल जाएंगी। तो नीचे जब महासागरीय कृष्ण के और नीचे जाएंगे, और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, तो ये फिर पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होने लगती है कृष्ण। अच्छा, तो फिर महाद्वीपीय कृष्ण कैसी है? ऐसे देखिए, ये ऐसे ये ऐसे महासागरीय कृष्ण हो गई, ये और उसमें ये महाद्वीपीय कृष्ण है, ये महाद्वीपीय कृष्ण है, महाद्वीपीय कृष्ण, ये महाद्वीपीय कृष्ण है, ये महासागरीय कृष्ण है, ये वाली, ये ऐसे जो गई है, ये सब महासागरीय कृष्ण है, और महाद्वीपीय कृष्ण ऐसे धसी हुई है। ठीक, ये ऊपर क्यों है महाद्वीपीय कृष्ण? द्वीपीय, महाद्वीपीय कृष्ण क्यों ऊपर? क्योंकि ये ग्रेनाइट निर्मित है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट निर्मित है, ये ग्रेनाइट निर्मित है। और ग्रेनाइट का घनत्व होता है 2.67, 2.67। ये घनत्व नापने का तरीका है एक, ये पानी की तुलना में घनत्व निकाला जाता है। पानी का घनत्व मान लिया गया 1, तो ग्रेनाइट का घनत्व हो गया 2.67, मतलब 2.5 गुना से अधिक पानी के घनत्व से। तो ग्रेनाइट का घनत्व है 2.67, और जबकि ये जो महासागरीय कृष्ण है, महासागरीय कृष्ण है, इसका घनत्व 2.9 है, 2.9 है। तो देखो, ये घनत्व ज़्यादा है और ये कम है, ये वाला घनत्व ज़्यादा है और ये ग्रेनाइट का घनत्व कम है। तो ज़्यादा जिसका घनत्व होगा वो नीचे रहेगी, वो भारी होती है, घनत्व जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा भारी होती है, और जिसका कम घनत्व होता है कम भारी, तो वो ऊपर है, तो इसके ऊपर है ये। तो ये हो गया महासागरीय कृष्ण। देखो दो पार्ट, ये महाद्वीपीय कृष्ण हो गया, ये महासागरीय कृष्ण हो गया। महाद्वीपीय कृष्ण पे ही महाद्वीप निर्मित है, महाद्वीप
बने हुए, महाद्वीपयान। अब महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। अब इन्हीं कॉन्टिनेंट्स की हमें अध्ययन करना है। तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं 8। 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में। लेकिन एक कॉन्टिनेंट्स अभी कुछ साल पहले बड़ा न्यूज में आया था, तो अब नया रिसर्च माना जा रहा है कॉन्टिनेंट 8 है। 8वां कॉन्टिनेंट डूबा हुआ है प्रशांत महासागर में पूरी तरीके से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में वो डूबा हुआ है। देखते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, आगे चलते हैं। ये देखिए कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, 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 कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप। महाद्वीप है 8। 7 देखते हैं कौन कौन से हैं। हम मैप के माध्यम से देखेंगे 7 कौन कौन से हैं। छोटा सा मैप बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं। है ना? ये अंटार्कटिका। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। 8 कौन कौन से हैं? 8 कौन कौन से हैं? पहले 7 को देख लेते जो ट्रेडिशनली एनसीईआरटी में ट्रेडिशनली दिए हुए हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 7 ही दिए हुए हैं, अभी नया रिसर्च है 8वें का। 7 देखेंगे। साउथ अमेरिका, ऐसे चलेंगे देखते हुए। तो पहला क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा यूरोप, दूसरा यूरोप। तीसरा एशिया, एशिया, एशिया। तीसरा एशिया हो गया। अब चौथा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। 5वां अफ्रीका हो गया। देखो ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, ऐसे, है ना? अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया। छठा हो गया नॉर्थ अमेरिका, मतलब 7वां हो गया, हाँ सॉरी 7वां हो गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। 7वां हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका। ये हो गए 7 जो ट्रेडिशनली एनसीईआरटी में दिए हुए थे। अब नया है जीलैंडिया, जी लैंडिया। नहीं, अभी देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6,
तो 1 2 3 4 ये 5वां नंबर है, ये 5 ये 6, 7वां है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका 7 अब हुए, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका अब 7 हुए, ठीक है। अब देखिए जो 8वां है उसमें थोड़ा नया है, उसको कहते हैं जी लैंडिया, जी लैंडिया, निया इंग्लिश में ZEALANDIA, जीलैंडिया। नवा है जीलैंडिया। नवा है 8वां है जीलैंडिया। जीलैंडिया कहाँ पर है ये देखते हैं। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये है न्यूजीलैंड, 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 ये है न्यूजीलैंड। इसके बीच है जीलैंडिया, ये है जीलैंडिया, ये वाला, ये है जीलैंडिया। जीलैंडिया महासागरीय, महासागरीय नितल या महासागरीय कृष्ट, जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ, वो जो महासागरीय नितल है, जो महासागरीय कृष्ट है, नीचे जमीन है, उसके नीचे धंस गया है जीलैंडिया, उसमें डूब गया है, सबमर्ज्ड हो गया है, सब मर्ज्ड हो गया है, निमज्जित हो गया है, निमज्जित हो गया है, सबमर्ज हो गया है, निमज्जित हो गया है। तो जब ये सबमर्ज हो गया है, धंस गया है, सबमर्ज्ड, सबमर्ज हो गया, निमज्जित हो गया है, क्यों हुआ है ऐसा? इसमें ढेर सारे, जब ये ऊपर था, जब महाद्वीपों की तरह आज के अन्य महाद्वीपों की इन सातों की तरह दिखता था, तो इसमें बहुत ज्वालामुखी विस्फोट हुए, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इसमें ढेर सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ज्वालामुखी के विस्फोट के चलते ये पूरा महाद्वीप मैग्मा से भर गया। मैग्मा क्या बेस, इसका मैग्मा से भर जाने से इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। किससे घनत्व ज़्यादा हो गया? महासागरीय नितल, मतलब महासागरीय कृष्ट से ज़्यादा हो गया। जो महासागरीय कृष्ट है पैसिफिक ओशियन वाली, उससे इसका घनत्व ज़्यादा हो गया, तो ये पैसिफिक ओशियन वाली महासागरीय कृष्ट में डूब गया। ये आज डूबा हुआ है। तो ऐसे हो गए हमारे 8 कॉन्टिनेंट, 8 महाद्वीप हो गए। अब हम एक एक महाद्वीप को उठा के पढ़ना चालू करेंगे। हम शुरू करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। हम शुरू करेंगे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ने के पहले एक चीज़ और देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पढ़ने के पहले एक चीज़ और देखते हैं कि आज जैसे ये महाद्वीप बने हुए हैं, पूरा ग्लोब है,
विश्व का मानचित्र देखें, ये क्या हमेशा से ऐसे महाद्वीप रहे हैं? क्या विश्व का मानचित्र हमेशा ऐसा ही रहा है या पहले कुछ और था? तो जर्मनी के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता है वेगनर, उन्होंने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, द्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया कि पहले कुछ और स्थिति थी महाद्वीपों की, महासागरों की, फिर धीरे धीरे इनमें चेंज होते हुए आज इन्होंने ये स्थिति प्राप्त की और उनका कहना है कि आगे भी ये बदलेंगे। तो पहले देखते हैं कैसे थे। पहले पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी थी। वेगनर ने बताया कि पहले ये बीच में पैंजिया नाम का भूखंड था। सब महाद्वीप इसी में मिले हुए थे, सब जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा भूखंड था, महान भूखंड, वो उसे उन्होंने दिया नाम पैंजिया। सब इकट्ठे थे। उसके आसपास, पैंजिया के आसपास पानी भरा हुआ था, जल था। बहुत बड़ा ये जल से भरा हुआ महासागर था। इसे उन्होंने कहा पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। इसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। पैंथालासा नाम दिया। और पैंजिया को PANGEA, पैंजिया, पैंथालासा और पैंजिया। उन्होंने कहा पहले सब महाद्वीप इकट्ठे थे, जो इकट्ठा बड़ा भूखंड था उसे उन्होंने बताया कि यही, इसी का नाम पैंजिया उन्होंने नाम दिया। कि पैंजिया महाद्वीप के रूप में इकट्ठे थे सभी महाद्वीप बड़े भूखंड में, और उसके आसपास पानी भरा हुआ था जिसे उन्होंने पैंथालासा कहा। ये भी महासागर था बहुत बड़ा, सभी महासागर का मिला हुआ स्वरूप। फिर उन्होंने कहा कि पैंजिया में विखंडन हुआ, पैंजिया 2 भागों में टूट गया। कौन कौन से 2 भागों में टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मीन्स जमीन। वेगनर ने कहा कि पैंजिया 2 भागों में टूट गया। अंगारा लैंड, ऊपर वाले को कहा अंगारा और नीचे वाले को कहा गोंडवाना।
गोंडवाना लैंड। अब देखते हैं इसमें जब विखंडन हुआ पेंजिया में, तो ये अंगारा एवं गोंडवाना लैंड दो भागों में विभक्त हो गया। तो जो गोंडवाना लैंड में थे, अंगारा लैंड में आज के थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरेशिया, एशिया, यूरोप एंड एशिया, ये थे अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से थे आज के महाद्वीप? गोंडवाना में थे आपके दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ, गोंडवाना में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये थे 1 2 3 4 5, इसमें ये 2 थे और छोटे छोटे थे। ये था तुम्हारा गारा और गोंडवाना लैंड। तो अब देख, हाँ तो अब देख लेते हैं कैसे था अंगारा, ये पेंजिया जो था, पेंजिया इसके 2 भागों में विखंडन हुआ, अंगारा एवं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। ये इसे देखते हैं थोड़ा सा, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है आपका, ठीक है, इधर ये ग्रीनलैंड मिला के ये एशिया, ये आपका अफ्रीका और ये आपका साउथ अमेरिका। ये और ऐसे पूंछ मिलेगी आके इसमें, ये और ऐसे टिल्ट रहेगा, ऐसे, ये ऐसे सब आपस में जुड़े हुए, ये ऐसे, ये भारत, ये अंटार्कटिका, कटिका, ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जुड़े हुए थे। इसके आसपास ये पैंथलासा, पैंथलासा था, पैंथलासा, ये महासागर था। ये पेंजिया नामक बड़ा भूखंड था। ये यूरेशिया था, यूरेशिया, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये इंडिया, ये अंटार्कटिका। तो इतना ये जो भाग था, इतना ये जो भाग था, ये वाला, ये था तुम्हारा गोंडवाना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, और ये था तुम्हारा अंगारा लैंड। इतना ये पार्ट ऐसे अंगारा ऐसे विभक्त हुआ। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया। इंडिया उत्तर पूर्व की ओर। अमेरिका पूर्व की ओर। ये भी इस तरीके से। ये अफ्रीका पूर्व की ओर, ये साउथ। ऐसे सब अपना अपना मूवमेंट स्टार्ट किए। मूवमेंट बताएंगे क्यों स्टार्ट हुआ, वो हम बताएंगे भू आकृति विज्ञान में। अभी ऐसे जानो कि ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर शिफ्ट हुआ, इंडिया ऐसे शिफ्ट हुआ। देखो इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग था, तभी यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि इंडिया किसका पार्ट है, तो कहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं, तो फिर ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्री में। तो ये हुआ तुम्हारा। अब ऑस्ट्रेलिया आज नया मैप ऐसा प्राप्त हो रहा है। ये खिसकते खिसकते आज की ऐसी अवस्थाओं में सब पहुंच गए हैं। ऐसे सब पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे पहुंच गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इधर से अपना खिसक के ऐसे आ गया, ये पूर्व की ओर खिसका, पूर्व की ओर खिसका। तो अब कल की क्लास में हम चालू करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति तक तो ला दिया, फिर बताएंगे कल की क्लास में कि ऑस्ट्रेलिया का क्या अर्थ है। ऑस्ट्रेलिया शब्द का अर्थ, ऑस्ट्रेलिया शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, इन्हें ऑस्ट्रेलिया ही क्यों कहा। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय कैसे आए, यूरोपीय खोजकर्ता या व्यापारी कैसे कैसे आए, कौन कौन आए, किसे ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कहा जाता है ना। फिर बताएंगे कोई भी मैपिंग के अध्ययन के लिए 4 चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। मैप में 4 चीज़ों पर ज़्यादा बल देंगे। सबसे पहले मतलब कैसे करेंगे मैप का अध्ययन, वो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि उस महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप, महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। फिर देख लेंगे वहाँ के सागर वगैरह आसपास। फिर देख लेंगे यहीं पे पोर्ट वगैरह देख लेंगे, तभी वहाँ कोई फेमस पोर्ट हैं क्या है। फिर वहाँ के औद्योगिक केंद्र देख लेंगे, औद्योगिक केंद्र देख लेंगे वहाँ कौन कौन से हैं, औद्योगिक केंद्र देख लेंगे। फिर मेजर सिटी देखेंगे वहाँ की कौन कौन सी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का क्रम भी ऐसे ही रखेंगे, मेजर सिटी कौन कौन सी हैं, बड़ी सिटी। उसके बाद उसका फिजिकल मैप अध्ययन करेंगे, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप का अध्ययन करेंगे। इसके बाद ऐसे करेंगे। तो यूरोपी कैसे क्या है ऑस्ट्रेलिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप देखेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप, ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप देखेंगे, फिजिकल मैप देखेंगे, फिजिकल मैप देखेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप के बाद प्रमुख उसके नगर देखेंगे वगैरह वगैरह। फिर आगे हम देखेंगे कि हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया 2-3 दिन की क्लास और है, 2-3 दिन में ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट कर देंगे, 2 से 3 दिन के बीच में। थैंक यू वेरी मच।